Welcome students, Nikhar here from Fatma Teachers Training College रांची। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जैक के डीएलएड के सिलेबस पर आधारित शिक्षा मनोविज्ञान के 5वें यूनिट को। इस यूनिट में हम लोगों को व्यक्तिगत विभिन्नता को पढ़ना है, जो कि बीएड, एमएड, सीटेट और एजुकेशन पेपर से नेट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। जैसा कि मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये एक बेसिक टॉपिक है एजुकेशन साइकोलॉजी का, इसलिए काफ़ी ध्यान से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था, अपने लास्ट अंक में, वह था कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रकार। आज हम लोग देखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है या उसका वर्गीकरण किया गया है। हमने आपको यह भी बताया था वहां पर कि व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकारों को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करने की बात की गई थी, एक आंतरिक गुणों के आधार पर और दूसरा बाहरी गुणों के आधार पर। लेकिन जब क्षेत्र का विभाजन किया जाने लगा तो बहुत सारे वैज्ञानिकों की सहमति के बाद इसे कुल 6-7 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया। तो जितने भी प्रकार आपको बताए गए हैं, उन सभी प्रकारों को इन क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गीकृत करना है, कैटेगराइज करना है। तो सबसे पहला वर्ग जो है वह है फिजिकल, शारीरिक। यानी शारीरिक गुणों के आधार पर, शरीर के आधार पर दो व्यक्ति में जितनी भिन्नताएं होती हैं, वह सब कुछ इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो दो आधार पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल गुण एक दूसरे से अलग होते हैं। एक उनकी शारीरिक भिन्नता, यानी फिजिकल डिफरेंसेस, कद काठी, लंबाई, भार, मोटापा, वजन, ये सब कुछ। तो ये सब शारीरिक भिन्नता के आधार बनते हैं। और दूसरा जो प्रमुख है वह है गत्यात्मक योग्यता। इसके बारे में भी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। देखिए, गत्यात्मक भिन्नता दो तरह की होती हैं, एक है ग्रॉस मोटर और दूसरा है फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर यानी पूरे शरीर का हिस्सा, पूरे शरीर की गति इसमें शामिल की जाती है ग्रॉस मोटर में। और फाइन मोटर में छोटे छोटे मसल्स, जिसमें मसल्स आप जानते हैं कि हमें मूवमेंट करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो जितने भी मसल्स की एक्टिविटीज है वो सब कुछ फाइन मोटर के अंतर्गत आएगा। यानी वैसी गतियां जो किसी खास मांसपेशी पर आधारित है, खास मसल्स पर केंद्रित है, वो फाइन मोटर कहलाता है। और पूरे शरीर की गति ग्रॉस मोटर कहलाती है। तो इतने आधार पर दो व्यक्तियों के बीच में पर्याप्त रूप से आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है मानसिक क्षेत्र, यानी मेंटल एबिलिटीज का एरिया। इसके अंतर्गत रखा गया इंटेलिजेंस डिफरेंसेस को, अचीवमेंट डिफरेंसेस को, एप्टीट्यूड डिफरेंस को और स्पेशल एबिलिटी डिफरेंसेस को। यानी बुद्धि की विभिन्नता, उपलब्धि संबंधी विभिन्नता, अभिक्षमता भिन्नता और विशिष्ट योग्यता भिन्नता। आप जानते हैं कि दो व्यक्तियों की बुद्धि समान नहीं होती है। आइडेंटिकल ट्विंस के भी आईक्यू में अंतर पाया जाता है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि दो व्यक्तियों का अचीवमेंट भी कभी समान नहीं होता, उसमें भी पर्याप्त रूप से अंतर पाया जाता है। तीसरा है एप्टीट्यूड, किसी काम को करने की आपकी जो क्षमता है, आपकी योग्यता से जो प्रभावित हो रहा होता है, उसमें भी दो व्यक्तियों के बीच पर्याप्त रूप से भिन्नता और अंतर स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसके बाद है विशिष्ट योग्यता, यानी ये आपकी अपनी विशिष्ट योग्यता है, जिसमें आप इस फील्ड में आपने अपना कह सकते हैं काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है या इस प्रकार की योग्यता आपने अर्जित की है। तो दो लोगों के बीच में यहाँ पर कभी भी समानता देखने को नहीं मिलेगा। इवन कि म्यूजिक में भी आप देखेंगे कि एक ही टीचर से सीखे हुए दो स्टूडेंट्स अगर हों, तो उनके गाने की शैली में या फिर उनके वाद्य यंत्रों को प्रयोग करने की शैली में भी पर्याप्त रूप से आप अंतर देख सकते हैं। तो ये विशिष्ट योग्यता के आधार पर भी दो व्यक्तियों के बीच अंतर निर्धारित किया जाता है। इसके बाद जो अगला कैटेगरी है वह है इमोशनल एरिया, संवेगात्मक क्षेत्र। इसके अंतर्गत रखा गया है
संवेगात्मक भिन्नता को यानी इमोशनल डिफरेंसेस को, दूसरा रुचियों में भिन्नता यानी इंटरेस्ट डिफरेंसेस, और तीसरा है एटीट्यूड डिफरेंसेस यानी अभिवृत्तियों में भिन्नता। ये तीनों ही क्षेत्र, ये तीनों ही व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार सांवेगिक योग्यता से प्रभावित होते हैं। आपके इमोशंस से ये लगातार प्रभावित होते रहते हैं और आप जानते हैं कि दो लोगों के बीच में इस प्रकार की योग्यताओं में कभी भी समानता नहीं देखी जा सकती है। कारण है, एक व्यक्ति को प्रकृति के द्वारा या उसके समाज के द्वारा जो ट्रेनिंग दिया गया अपने संवेगों पर नियंत्रण करने का या अपने संवेगों को संतुलित रखने का, वो दूसरे लोगों से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। तो इस आधार पर अंतर स्पष्ट किया जाता है। इसके बाद रुचियों में तो जरूरी नहीं है कि दो लोगों के बीच जो रुचियां हो वो समान हो। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आपको ये समझना है कि संवेगों के आधार पर, सांवेगिक क्षेत्र के आधार पर दो लोगों के बीच कभी भी समानता नहीं हो सकती है और संवेगात्मक योग्यता की इस कैटेगरी में इन तीनों पक्षों को, इन तीनों प्रकारों को शामिल किया गया है। इसके बाद जो अगला कैटेगरी है वह है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में रखा गया है सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नता को। आप जिस प्रकार की संस्कृति से आएंगे वो दूसरे संस्कृति से पर्याप्त रूप से भिन्न होगा और वहाँ की जो सामाजिक बनावट है, समाज का जो प्रभाव है, उसमें भी अंतर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत जो दूसरी कैटेगरी बनाई गई वह है, यानी ये सामाजिक कैटेगरी के अंतर्गत जो दूसरे प्रकार को शामिल किया गया वह है आदर्श, मूल्य और नैतिकता में भिन्नता। दो व्यक्तियों के आइडियाज में अंतर होगा, उनके वैल्यूज में। एक ही समाज के में रह रहे लोग अलग अलग वैल्यूज को फॉलो करते हैं, ऐसा देखा गया है। हर समाज में द्वंद्वात्मक पहलू देखने को मिलता है नैतिकता के क्षेत्र में। कुछ हैं जो सामाजिक मूल्यों के साथ चलते हैं, कुछ हैं जो सामाजिक मूल्यों के विपरीत चलते हैं। सामाजिक मूल्यों के साथ चलने वाले लोगों में भी, दो लोगों में भी आप पर्याप्त रूप से भिन्नता देख सकते हैं। उनकी मान्यताएं अलग अलग होंगी, उनका मूल्य बदलते समय और परिवेश के साथ बदलता रहता है। इसके बाद जो तीसरा प्रकार सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया वह है जातीय और राष्ट्रीय भिन्नता यानी रेशियल एंड नेशनल डिफरेंसेस। आप जिस किसी भी रेस से बिलोंग करते हैं, जिस किसी भी प्रजाति से बिलोंग करते हैं, इस आधार पर दो लोगों के बीच भिन्नता स्पष्ट होती है। जैसे बिहार के मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर रहने वाले लोगों की जो प्रजाति है वो नॉर्डिक है। लेकिन जब झारखंड के ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड्स के लक्षण ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अगर हम तिब्बत के लोगों की बात करें तो वहां पर आप देखेंगे कि या जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहां पर मंगोलाइड रेस की बहुलता देखने को मिलती है। हमारे अंडमान निकोबार में आप देखेंगे निग्रिटो से संबंधित शारीरिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो ये सब प्रजातीय आधार हैं जिसके आधार पर दो व्यक्तियों के बीच भिन्नता हम लोग निर्धारित कर पाते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय भिन्नता, एक राष्ट्र में रहने वाले लोग दूसरे राष्ट्र में रहने वाले लोगों से किस प्रकार भिन्न होते हैं आप बेहतर जानते हैं। हर राष्ट्र का अपना एक अलग मन मिजाज होता है, उनके सोचने का तरीका अलग होता है, उनके काम करने का तरीका अलग होता है, उनकी धारणाएं, उनका विश्वास, उनका डिवोशन अपने राष्ट्र के प्रति होता है। तो एक भारतीय व्यक्ति के बीच में और एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति के बीच में कितनी भिन्नता हो सकती है राष्ट्र के लेवल पर, कंट्री के लेवल पर, इस आधार पर आप सहज ही अंतर करने में सक्षम है। तो यह भी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख आधार है, प्रमुख प्रकार है। इसके बाद जो अंतिम यहाँ पर रखा गया है सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत वह प्रकार है आत्मधारणाओं में भिन्नता, सेल्फ कंसेप्ट डिफरेंसेस। एक व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर अपने सभी गुणों को अलग अलग हिसाब से प्रदर्शित करता है। एक व्यक्ति जिसने जीवन में हर जगह सफलता प्राप्त की हो, उसके लिए कड़ा संघर्ष किया हो, काफी मेहनत की हो, तो आप देखेंगे कि उसमें पॉजिटिविटी ज्यादा होगा।
दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो आलसी प्रवृत्ति का है, ये किसी भी काम को करने में बहाने ढूंढता है, फिर फेल्योर होता है और उस फेल्योर का बोझ भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, उसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर लेता है। तो इन दोनों व्यक्तियों की जो धारणाएं बनेंगी अपने जीवन के प्रति वो बिल्कुल अलग अलग होंगी। एक व्यक्ति का जो सफल है उसका कहीं ना कहीं सकारात्मक होगा और दूसरे का कहीं ना कहीं नकारात्मक होगा। तो ये दोनों ही आधार पे आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। आप कहते हैं ना कई बार कि ये पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं। दूसरे के बारे में आप कहते हैं कि इन्होंने हमेशा निगेटिव एटीट्यूड ही दिखाया है। तो ये जो आप अंतर कर पाते हैं दो लोगों के बीच में, यही है उनकी आत्म धारणाओं के आधार पर बनी हुई विभिन्नता। तो उम्मीद करते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र को भी आपने समझ लिया होगा, तो आप इसे अपने नोट्स के रूप में कंपाइल कर सकते हैं। आज का ये टॉपिक आपके लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है। इसका ना केवल एग्जाम के पर्पस के लिए यूज है, बल्कि आप जब एक पेशे के रूप में, एक प्रोफेशन के रूप में टीचिंग में उतरेंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको सीखनी ही होगी। तो आपके पास दो ही विकल्प होंगे, एक तो आप इसको कॉन्शियसली सीख कर जाएं, या दूसरा वहाँ पर काम करते करते अनकॉन्शियसली सीखें। लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता के साथ आपका संबंध बनना ही बनना है, वो तय है। इसलिए बेहतर होगा कि इसके सिद्धांतों को समझकर कॉन्शियसली प्रिपेयर होकर जाया जाए, ताकि आप वहाँ पर एक इफेक्टिव टीचर के रूप में अपना रोल प्ले कर सकें, आप एक सक्सेसफुल टीचर के रूप में अपना जगह बना सकें। तो मिलते हैं अब अगले टॉपिक में, अगले किसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।